हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं फरवरी 2024 का मंथली। गाइस, ये विजन आईएएस का करंट अफेयर की मैगजीन है। आज से हम शुरू कर देंगे अपने टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का इस बार हम लेने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में। गाइस, हम समझते हैं आज कि ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों रहा और इस पे क्या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, ये स्कीम किस बारे में है, ये सारा डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ना इन एसोसिएशन विद योर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और एएनआर यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया में करते हुए बड़ा ही अनोनिमसली बोला है कि अनोनिमस तरीके से बोला है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खत्म कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। और उसके पीछे बहुत सारे फैक्ट्स दिए गए हैं, बहुत सारे तथ्य समझाए गए हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि ईबीएस स्कीम यानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है क्या। देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड इशू करा जाता है, बेसिकली प्रॉमिसरी नोट की तरह लिखा होता है, जिसमें एक बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें लिखा हुआ है कि भाई ये फला फला रुपए मैं फला फला आदमी को अदा करने जा रहा हूँ। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉमिसरी नोट। तो बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट था और इसमें कोई बायर का नाम नहीं होता, कोई पेई का नाम नहीं होता है। ऐसा इलेक्टोरल बॉन्ड था। अब इसके फीचर क्या होते हैं कि इसको ना परचेजर जो होता है वो इशू करता है नॉन रिफंडेबल बेसिस पे, कि रिफंड नहीं होगा, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये होती है कि इंडिया का कोई भी सिटीजन, कोई भी बॉडी जो इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया में, वो इस बॉन्ड को खरीद सकती है। लेकिन खरीदने के लिए ब्रांच सिर्फ एक ही होगी, एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच। ये भी ध्यान रखना। अच्छा, खाली ये रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को ही दिया जा सकता है, ये भी एक बड़ी बात है। ये किसको दिया जा सकता है? उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को जो कि रजिस्टर्ड है ईसीआई के साथ। अब यहाँ ये कह रहा है कि ये भी एक बात है विच सिक्योर नॉट लेस देन 1% उन्होंने लास्ट इलेक्शन में, वोल्ड जनरल इलेक्शंस में किए हो, उन्हीं को पार्टीज को ये लोग इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत डोनेट कर सकते हैं पैसा। अब जब ये स्कीम आई थी तो इस स्कीम का रैशनल ये था कि हम पारदर्शिता बढ़ाना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करना चाहते हैं, ताकि जो फंडिंग ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो लेजिटिमेट बैंकिंग चैनल से जाएं। और हर ईबी का, इलेक्टोरल बॉन्ड का, एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता था और वो विजिबल होता था, अल्ट्रा वायलेट रेस के अंडर ही विजिबल होता था। तो ये स्कीम का मोटा मोटा मैंने आपको स्कीम बता दी। अब जो ये जजमेंट आई है ना, इसमें सबसे पहले ना कुछ क्वेश्चन राइज करे गए। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो राइज किया गया वो ये कहा गया कि जो ये इंफॉर्मेशन नॉन डिस्क्लोजर है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल पार्टीज का, क्या ये अल्टीमेटली राइट टू इन्फॉर्मेशन को वायलेट तो नहीं कर रहा? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है उसमें आपने कंट्रीब्यूशन जो डाल रहे हो वो अल्टीमेटली क्या कर रहा है? राइट टू इन्फॉर्मेशन को वायलेट करता है अंडर आर्टिकल 19 के फर्स्ट क्लॉज के ए क्लॉज में, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अच्छा, फिर ये कह रहा है कि अगर आपको फाइनेंस एक्ट 2017 का याद हो, इनकम टैक्स एक्ट वाले में, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, या कंपनीज एक्ट है, इसमें अलाउ तो है डोनेशन करना थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड। ये अलाउ करते हुए यहाँ पर ये भी बोला गया है कि उसको भी इन्हीं अमेंडमेंट्स के तहत अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया था, कि सही नहीं है, लीगल नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है। तो पहला सवाल ये उठाया गया। सेकंड क्वेश्चन ये उठाते हुए एससी ने वर्डिक्ट दी। पहले सवाल ये आया कि अल्टीमेटली जब अनलिमिटेड कॉर्पोरेट फंडिंग होगी पॉलिटिकल पार्टीज को, तो कंपनी एक्ट में ये वायलेट कर देगी प्रिंसिपल्स ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट ही। तो अमेंडमेंट जो कंपनीज एक्ट में आई उसमें बोला कि ये तो अनलिमिटेड कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूशन कर सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को, जो अल्टीमेटली आर्टिकल 14 को, यानी जो राइट टू इक्वालिटी है, उसको वायलेट करेगा। फिर कोर्ट ने बहुत एम्फेसिस करते हुए बोला कि जो अथॉराइजेशन है आपका, अनरिस्ट्रेन्ड कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस जो इलेक्शंस पे पड़ सकता है, इससे तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो ही नहीं पाएंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बैठा है तो उसका मेन मकसद ही यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट कराना। क्या ना, जब इतना ज्यादा अनरिस्ट्रेन्ड तरीके से इलेक्शंस में पैसा आ जाएगा किसी फला फला पॉलिटिकल पार्टीज में, तो वो पॉलिटिकल इक्वालिटी को रहने ही नहीं देगा। तो कह रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इसके तहत तो मतलब अल्टीमेटली तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही हुई, वायलेट कर रही है बहुत सारे प्रिंसिपल्स को। तो ये बात निकल कर आई। अब इसी हाईलाइट में करते हुए जजमेंट में, और वो क्या कह रहा है कि कोर्ट ने फिर क्या डायरेक्शन दी। तो कोर्ट ने इशूइंग बैंक को यानी एसबीआई को साफ तरीके से बोल दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड को इशू करना इमीडिएट बेसिस पे स्टॉप कर दिया जाए। ठीक है। फिर बोला गया, डायरेक्ट किया एसबीआई को कि वो ईसीआई को सबमिट भी करे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सारी इन्फॉर्मेशन दे, विद इन 3 वीक जजमेंट की जो भी है वो सारी इन्फॉर्मेशन को मुहैया कराए, ईसीआई को वापस करे दे।
फिर पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में डिटेल में लिखा, कोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर आया वो सब कुछ लिखा, डेट ऑफ परचेज, नेम परचेज, सब कुछ लिखा गया, डिटेल सारी की सारी दी गई। डिटेल जो पॉलिटिकल पार्टीज की सारी निकल कर आई, तो उसमें कोई सारा को जो कंट्रीब्यूशन आया था उसको इनकैशमेंट डिनोमिनेट करके इलेक्टोरल बॉन्ड में लिखाया गया था। फिर डायरेक्ट किया ईसीआई को कि वो अपना सारा इन्फॉर्मेशन तो शेयर कर रहा है ऑफिशियल वेबसाइट में दे और रिसीट दे दे विद इन 1 वीक ऑफ द इन्फॉर्मेशन। तो जो वैलिड इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं जो इनकैश नहीं हुए हैं, वो इशुइंग बैंक को क्या करना है, रिटर्न कर देना है, और बैंक क्या करेगा, वो परचेजर अकाउंट में वापस पैसा डाल देगा। बात समझ में आ रही है? अब यहीं पे एक टर्म आती है कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को भी इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, इलेक्टोरल बॉन्ड जो स्कीम है, वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच कम्स अंडर योर आर्टिकल 21 ऑफ फंडामेंटल राइट्स, उसको भी कहीं ना कहीं हैम्पर करता है। कह रहा डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता क्या है? कह रहा जब क्या हो कि आपका जो नेचर ऑफ एक्सटेंट ऑफ स्टेट इंटरफेरेंस है ना, और अब वो आपके राइट्स के साथ इस कदर वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाए कि आप जो गोल अचीव करना चाहते थे वो कर ही नहीं पा रहे। प्रोपोर्शनैलिटी का देखो मतलब क्या है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है वो इतना भी ड्रास्टिक ना हो कि उसके चक्कर में जो डिजायर्ड रिजल्ट है उसको ही आप खत्म कर दो। मतलब डॉक्ट्रिन ट्राइज टू बैलेंस मीन्स विद द एंड्स, इसका यही कोशिश है बेसिकली। तो यहाँ पर जो लीगल स्टैंडर्ड है वो कंपाइल करते हुए चले, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस ऐसे ना हो कि वो जो सिटीजन्स के राइट्स हैं उसको ही वो खराब कर दें। बात को समझ रहे हो आप? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज अ काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट व्हिच कम्स अंडर जुडिशियल रिव्यू। कि एक्सक्लूसिव पावर जो कोर्ट की है वो यही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को ऐसे ना हो कि वो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा क्राइसिस पैदा करते हैं। तो ये ना हो कि भाई आपकी राइट टू प्राइवेसी को ही छीन ले। बात समझ रहे हो आप? मैं तो एक एग्जांपल देके आपको समझा रही हूँ कि स्टेट की इंटरफेरेंस ऐसी भी ना हो कि वो अल्टीमेटली किसी व्यक्ति विशेष को कोई प्रॉब्लम क्रिएट करके दे। अब यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। आर्टिकल 14 दिक्कत आ रही है, आर्टिकल 19 का फर्स्ट क्लॉज का ए क्लॉज में प्रॉब्लम आ रही है, तो डॉक्टर मतलब ईसीआई जो आपका ईसीबी है वो प्रॉब्लम कर रहा है, ईबीएस सॉरी। अब ईबीएस बोले तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम नॉट प्रोपोर्शनली जस्टिफाइड टू कर्ब ब्लैक मनी ऑल्सो। कह रहा आपने कहा था जब प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट हुआ इनका, तो कोर्ट ने साफ तौर पे बोला कि गवर्नमेंट जो है कोई रिस्ट्रिक्टिव मेथड अडॉप्ट ही नहीं कर पा रही है बैलेंस करने के राइट टू इन्फॉर्मेशनल प्राइवेसी को, राइट टू इन्फॉर्मेशन और पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन को बैलेंस वो दे ही नहीं पा रही है। तो अल्टीमेटली ये डॉक्ट्रिन ऑफ जो प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट है उसमें फेलियर आ गया इसका, कि कोर्ट ने बोला कि कोई लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मेथड ही अडॉप्ट नहीं हो रहा बैलेंस क्रिएट करने में, कि राइट टू इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी जो है वो भी बचा रहे और राइट टू इन्फॉर्मेशन पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन वो एक बैलेंस क्रिएट ही नहीं हो पा रहा। कहाँ से ब्लैक मनी कब होगा? फिर कह रहा है कि राइट टू प्राइवेसी जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस है उसकी भी बात है। कह रहा है इट ओनली एक्सटेंड्स टू कंट्रीब्यूशन जो एक जेन्युइन फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सपोर्ट दिखाता है, लेकिन डिस्क्लोजर विच मे कर्व वेरियस फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस एंड एसोसिएशन, सो बड़े सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। कंट्रीब्यूशन विच मे बी मेड टू इन्फ्लुएंस पॉलिसीज को बहुत ज्यादा करना दे हम पर, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें दिखाई पड़ी। अच्छा, अब यहाँ पर ना इसने बोला है कि जो चेंजेस है ना पॉलिटिकल फंडिंग में कैसे कैसे आए ये आपको जरूर पता होना चाहिए। 2017 से पहले जो फाइनेंस एक्ट था उसमें क्या चेंजेस थे, और आफ्टर दैट एक्ट क्या हुआ। तो देखो जो कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूशन है उसमें बोल रहा है कि जो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कंपनी करती है ना किसी फाइनेंशियल ईयर में, वो 7.5% से ज्यादा उनके नेट प्रॉफिट से नहीं होना चाहिए। रिक्वायर्ड कंपनी डिस्क्लोज करे पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना पड़ेगा आपको। 2017 के बाद क्या हुआ, इस कैप को उन्होंने हटा दिया, हर कंपनी को अलाउ कर दिया इन्होंने। फिर उन्होंने कहा जो डिस्क्लोजर है ना अमाउंट टोटल जो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन का है, नॉट द पर्टिकुलर में दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उतना डिस्क्लोज करना है कि इतना कंट्रीब्यूशन हुआ है, अमाउंट कंट्रीब्यूट टू ईच पॉलिटिकल पार्टी, वो पर्टिकुलर्स दिखाने की जरूरत नहीं है। ये देखो आप। फिर यहाँ कर्बिंग ब्लैक मनी में कह रहा है कि पहले 2017 से पहले क्या होता था कि वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो आपका एक्सेस अगर 20,000 से ज्यादा हुआ है तो उस केस में आपको अपना नाम एड्रेस लिखवाना पड़ेगा बीइंग अ कंट्रीब्यूटर। यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया। कंट्रीब्यूशन जिसका आ रहा है आपको मेंटेन रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है, डोनेशन एक्सेस में भी आया 2,000 से ज्यादा भी जाए, चेक क्लियरेंस सब कुछ करो। फिर ट्रांसपेरेंसी क्या हुई, कह रहा देखो पॉलिटिकल पार्टीज को रिपोर्ट करना होता था 20,000 से ज्यादा, ईसीआई के पास जाके रिपोर्ट करो कि हाँ जी ये कंट्रीब्यूशन 20,000 से ज्यादा का आ रहा है। यहाँ पर आपको कुछ करना ही नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी कहाँ दिख रही है आपको? कहाँ से ब्लैक मनी कब होगा? आप समझ पा रहे हो मेरी बात को कि 2007 के फाइनेंस एक्ट के बाद बहुत चीजें बदल गई हैं। तो बहुत ज्यादा जो समझ में आ रहा है कि राइट टू इक्वलिटी का हनन होना,
राइट टू फ्रीडम का हनन होना, राइट टू इन्फॉर्मेशन का प्रॉब्लम आना, ये सारी प्रॉब्लम आने लग गई थी, जिसकी वजह से ये लेकर आया गया कि भाई तुरंत ही इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को बंद करा जाए। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज 75 ईयर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कह रहा कैसे हो गए, कह रहा रिसेंटली क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने डायमंड जुबली बनाई, सेलिब्रेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन 28 जनवरी एट द सुप्रीम कोर्ट ऑडिटोरियम इन दिल्ली। तो कह रहा इवॉल्व कैसे हुआ, पहले इवॉल्व सुन लो कैसे कैसे हुआ। कह रहा सुप्रीम कोर्ट सबसे पहली बार आपको सुनने को मिलेगा जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो या इवन इन हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो। रेगुलेटिंग एक्ट जब था 1774 का, तो सुप्रीम कोर्ट को कैलकाटा में स्टैब्लिश करने का मौका मिला और सब्सिक्वेंटली मद्रास का बना सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे का बना। फिर इंडियन हाई कोर्ट का जब एक्ट आया 1861 में, इसने सारे के सारे हाई कोर्ट बना दिए वेरियस प्रोविंसेस में, अबॉलिश जितने भी 3 हाई कोर्ट थे उनको अबॉलिश कर दिया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, इसमें फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बना, और जो कि हाईएस्ट अपील कोर्ट होता था, और उसमें सारी जजमेंट जो भी हाई कोर्ट के भी अगेंस्ट है वो सब जाती थी। फिर अल्टीमेटली जब भारत आज़ाद हुआ तो हमने 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एग्जिस्टेंस में ले आए। तो वही 28 जनवरी वही वाला बात है, डायमंड जुबली हमने बनाई। बात समझ रहे हो, ये ऐसे ऐसे इवॉल्व हुआ। अब न्यूज़ में देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्यों इसको लॉन्च किया, मल्टीपल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे पूछ सकता है, टेक्नोलॉजी प्लस जुडिशरी, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो डिजिटल सुप्रीम कोर्ट ने ना सबसे पहले अब क्या शुरू करा है, डिजिटल रिकॉर्ड्स रखने। इट विल मेक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अवेलेबल टू द सिटीजन ऑफ कंट्री, कि जो भी कंट्री में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कोई भी जजमेंट अगर किसी सिटीजन को चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हैं। फिर डिजिटल कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट आया 2.0, यानी कि ये जो एप्लीकेशन एक रिसेंट आपका इनिशिएटिव लिया गया है ई कोर्ट प्रोजेक्ट, ताकि जो कोर्ट्स हैं वो अवेलेबल हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की जजमेंट वगैरह आ पाए। ई कोर्ट मिशन जो है ना हमारा 2013 से ही चल रहा था गाइस, हम बहुत दिनों से चाहते थे कि हमारा जो इंडिया का कोर्ट सिस्टम है वो मॉडर्नाइज हो जाए, डिजिटलाइज हो जाए, हमारा एक्सेस टू जस्टिस बढ़े, हमारा आर्टिकल 39 ए रियलाइज हो पाए, विच टॉक्स अबाउट फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड द डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द कंट्री। फिर न्यू वेबसाइट हमने सुप्रीम कोर्ट में ली, बाइलिंगुअल है, दोनों फॉर्मेट में है, अंग्रेजी भाषा में भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, रिडिज़ाइन करी गई ताकि यूजर फ्रेंडली हो जाए इंटरफेस उसका। तो ग्लैंस देख लो आप एक बारी कि जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव के बीच का रिलेशन देख लो, आर्टिकल 50 पार्ट 4 डीपीएसपी सेपरेशन है पार्ट्स का। 1947-64 में कुछ केसेस आए, कैसे कैसे उसके बीच में रिलेशंस रहा, कैसे 1965-63 में फिर गोलकनाथ वर्सेस एक केशवानंद भारती का केस था। तो ये सारे के सारे केसेस के बता रखे हैं, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का जहाँ रिलेशनशिप आएगा, दिस इज़ अ वेरी गुड डायग्राम, जहाँ पर आप अल्टीमेटली इन पॉइंटर्स को हाईलाइट कर सकते हो। फिर सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि हमने गोल्ड डायमंड जुबली बनाई है, तो आर्टिकल 124 का फर्स्ट क्लॉज बिल्कुल याद रखना है, क्या कहता है, कहता है भारत का जो आपका संविधान है आर्टिकल 124 के फर्स्ट क्लॉज में कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। प्रेजेंट जो हमारे सीजीआई हैं उनका नाम कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कौन है। मैक्सिमम आपको 7 एडिशनल जजेस चाहिए, जो अनलेस पार्लियामेंट ताकि स्पेसिफाई करती है पूरा स्टैट्यूट्स में। करंटली सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस है और 33 कुछ अदर जजेस हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखोगे तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल 124 से लेके 147 तक इसके सारे प्रोविजन दिए हुए हैं। अब हम आते हैं की फीचर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सबसे बड़ी बात है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट आपकी एक ऐसी अपील है, एक ऐसा एपेक्स कोर्ट है आपका, जब आपके पास कोई रिसोर्ट ना बचे, लास्ट रिसोर्ट फॉर्म में अगर सिटीजन ऑफ इंडिया अगर किसी जजमेंट से हाई कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसका हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। सेकंड बात, इसके पास एडवाइजरी जुरिसडिक्शन होती है अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहता है कि एससी को एडवाइस करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द क्वेश्चन ऑफ द लॉ, द नेचर ऑफ मैटर्स। थर्ड इज एडजुडिकेट करता है फेडरल डिस्प्यूट्स को, कि कोई जो डिस्प्यूट है बिटवीन योर यूनियन एंड द स्टेट्स एंड बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, आर्टिकल 131। जुडिशियल रिव्यूज करना लॉस को, एक्शंस को, कंप्लाई विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर प्रोटेक्ट करता है ये फंडामेंटल राइट्स को अंडर आर्टिकल 32, उसका काम है इशू रिट करना, ऑर्डर्स को लिखना, प्रोटेक्ट करता है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को, हैबेस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी, क्यो वारंटो, मैंडेमस, ये सारी रिट से क्या मदद कर रहा है, ये हमारी मदद करता है अंडर आर्टिकल 32, कि अगर हमें हमें लग रहा है कि कोई हमारा फंडामेंटल राइट छिन गया है, तो रिट्स की मदद से हम उसको वापस ले आ सकते हैं। पीआईएल का कॉन्सेप्ट
कह रहा कोर्ट ने ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कोर्ट ने एक्ट किया, स्यो मोटो पास कर दिया। स्यो मोटो का मतलब ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है तो थर्ड पर्सन आए, बता दे कि हाँ भाई देखो फला फला जगह पे हमने ये देखा है। तो अब कुछ चैलेंज फेस करता है सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल करता है। बहुत मैसिव केस ब्लॉक है, 2023 का डेटा उठा दो, इतना केस का बैकलॉग है कि 80,439 केसेस पेंडिंग है, 80,439 केसेस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही। जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल रिस्ट्रेंट में फर्क आता है। कह रहा है ये डिबेट हमेशा परेशान करती है जुडिशरी को कि अप्रोप्रिएट पॉलिसी मेकिंग गवर्नेंस को कैसे रिवॉल्व किया जाए। अंकल जज सिंड्रोम बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कह रहा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 230th रिपोर्ट में हाईलाइट करा ये कंसर्न कि जो पोटेंशियल फेवरेटिज्म होता है ना जजेस की अपॉइंटमेंट करते वक्त, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, इससे हमेशा ये धक्का लगता है कि जुडिशरी है तो इम्पार्शियलिटी के लिए, फेयरनेस के लिए, पर इनकी जब अपॉइंटमेंट ही इम्पार बाई आपकी पार्शियल वे में हो रही है, इतने ज्यादा अनफेयर तरीके से हो रही है, तो ये वहां जाके क्या फेयरनेस दिखाएंगे और क्या इम्पार्शियलिटी दिखाएंगे। फिर ये कह रहा है जुडिशियल एग्जीक्यूटिव का कॉन्फ्लिक्ट। कह रहा है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट में फंसे रहते हैं। इतना डिले, इतनी अपॉइंटमेंट्स में प्रॉब्लम, ट्राइबलाइजेशन ऑफ जस्टिस, पब्लिक क्रिटिसिज्म, कोविड-19 में कितना इनको धक्के मारेगा कि भाई क्या कर रहे हो। फिर पब्लिक परसेप्शन एंड ट्रस्ट टूटता है इससे। देखो आप खुद सोचो, अपॉइंटमेंट में प्रॉब्लम आएगी, फिर आपके जब कॉन्फ्लिक्ट आपके शुरू हो जाते हैं किसी ट्राइबल के साथ, कभी किसी एग्जीक्यूटिव बॉडी के साथ, तो फिर आपको पब्लिक को क्या लगेगा? पब्लिक को लगेगा यार पता नहीं ट्रांसपेरेंसी होगी नहीं होगी, पता नहीं जुडिशियल इंडिपेंडेंस है या नहीं है, ट्रस्ट खत्म होता है आपका। तो वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है केस का मैनेजमेंट शुरू कर दो, इसीलिए टेक्नोलॉजी लाई गई है डायमंड जुबली पे, टाइम बहुत ज़रूरी था। तो हम चाहते थे कि जो बहुत ज़्यादा ई फाइलिंग शुरू हो जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, ताकि ये समस्या दूर हो। जुडिशियल रिफॉर्म करो, नंबर ऑफ जजेस को बढ़ा दो ना, कर दो इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर। वैकेंसी इतनी भरी पड़ी है, लाओ उनको बैकलॉग को हटाओ ना, टाइमली जस्टिस डिलीवरी करो, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ध्यान रखो। इन्हांस कर दो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को, स्ट्रेंथन करो जुडिशियल इंडिपेंडेंस को, क्योंकि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए किसी भी ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट से, क्योंकि जुडिशरी को हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंस का दर्जा मिला है, तो इंडिपेंडेंटली काम कर पाए ऐसी चीज़ें मुहैया करानी है। अब रीजनल बेंचेस सुप्रीम कोर्ट की गाइस फिर समझ लो इस टॉपिक के बाद, फिर हम देखते हैं। तो रीजनल बेंचेस जो सुप्रीम कोर्ट की है, वाई इट इज इन द न्यूज़। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इन्फॉर्म करा पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस की, बोला भैया गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करो, रिकमेंडेशन आ रही है ना कि रीजनल बेंच सुप्रीम कोर्ट का खोलो, तो क्यों नहीं खोलते हो? कह रहे इतनी बार से आ चुकी है, 95th लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, 125th में ये आया, फिर 29 229वीं रिपोर्ट में आया, क्यों नहीं कर रहे हो? तो रिकमेंडेशन में बोला, याद दिलाया 133rd अमेंडमेंट रिपोर्ट को, जुडिशियल प्रोसेसेस एंड देयर रिफॉर्म्स। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला 130 आर्टिकल को इन्वोक करो, रीजनल बेंचेस लेकर आओ। आर्टिकल 130 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट शेल सिट इन दिल्ली और अदर प्लेस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस को बोलो, बुला अप्रूवल दे, प्रेसिडेंट को टाइम टू टाइम अपॉइंट करवाओ। इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की दिल्ली में डील हो, बाकी सारे अपीलेट मैटर्स कहाँ जाए? रीजनल मैटर्स में, रीजनल ब्रांचेस में। कह रहा है एपलेट डिसीजंस फाइनल ट्रीट किए जाएं, जो बात आ जाए, अनदर लेयर की जरूरत नहीं है। नीट क्यों है रीजनल बेंचेस की सुप्रीम कोर्ट की? कह रहा जस्टिस को डिलीवर कौन करेगा? कह रहा भूल गया आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच टॉक्स अबाउट द लीगल एड, फ्री लीगल एड ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। कह रहा है रीजनल बेंचेस होंगी तो तुम्हारा जो कॉमन सिटीजन होगा उसको एक्सेस तो जस्टिस का मिलेगा, फंडामेंटल राइट तो वो जो उसका दे रखा है 24 से 21 में, फ्रीडम मिलेगी उसको, इक्वालिटी मिलेगी, कैसे मिलेगी? ऐसी तो मिलेगी। फिर कह रहा है कि ज्योग्राफिकल बायसनेस क्यों बढ़ानी? कह रहे केरला से कोई बंदा दिल्ली चलकर आ रहा है, क्यों जो आसपास खड़े करो रीजनल बेंचेस, ताकि बिग हर्डल लिटिगेंट्स की खत्म हो, लैंग्वेज बैरियर खत्म हो, लॉ फाइंडिंग लॉयर्स खत्म हो, हाई कॉस्ट ऑफ ट्रैवल खत्म हो। दिल्ली में क्यों आके स्टे करे वो? क्यों दिल्ली की और बढ़ानी है रिसोर्सेज के ऊपर इतनी ज्यादा बर्डन? रिड्यूस द पर्सन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इतना ज्यादा इनके पास ओवरफ्लो कर रहा है, इतने केसेस हैं, खत्म कराओ। कैपेसिटी इनहेंस कर दो, नंबर ऑफ जजेस को बुलाओ, अपॉइंट करो, पॉपुलेशन रेशो के अकॉर्डिंग जजेस को बुलाना शुरू कर दो अब। तो कह रहे हैं लेकिन चैलेंज पता है क्या है? ऑपोजिशन बहुत है रीजनल बेंचेस पे सुप्रीम कोर्ट को लाने के लिए, इतना ऑपोजिशन इसके लिए वो हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट कंसिस्टेंटली रिजेक्ट करता रहता है प्रपोजल। फिर उसके बाद अपोजिशन के बाद अफेक्ट करता है यूनिटरी कैरेक्टर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कह रहा क्या होता है, मल्टीपल रीजनल बेंचेस आ तो जाएं, लेकिन उन सबके डाइवर्जेंट व्यूज होंगे, फिर दिक्कत।
पता चला वो केसेस भी चल के सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिल्ली के पास आ रहे हैं, वो समस्या। फिर कॉन्फ्लिक्टिंग है बड़े प्रेसिडेंट्स, इससे लिटिगेशन और बढ़ जाएंगे। कह रहा है फिर आपका ना रिड्यूस जो हो रहा है पोजीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जितने भी आपके रीजनल बेंचेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, डिसाइडिंग ऑनली अपीलेट मैटर्स को खाली वो देखते हैं। फिर वो पोजीशन सुप्रीम कोर्ट की हिलाने की कोशिश कर रहा है। फिर क्लासिफिकेशन की बात है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास हालांकि एक्सक्लूसिव पावर है ये देखने की कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनली इंपॉर्टेंस क्या है, बट उसको क्लासिफाई कैसे करोगे उस समय। तो कह रहा है ये बड़ी समस्या है, इसलिए रीजनल बेंचेस को खोलने नहीं देता। तो कह रहा है इसलिए क्या करो आप सबसे पहला काम कर दो, हाइब्रिड प्रमोट करो, वर्चुअल लर्निंग बढ़ा दो। कह रहा आप ना रीजनल बेंचेस से घबरा रहे हो ना, एक काम करके देखो, पहले वर्चुअल कोर्ट तैयार कर दो। वहाँ पे हाई स्पीडी डिस्पोजल होगा केसेस का, लिटिगेशन की जो कॉस्ट आती है वो कम होगी, और जोग्राफिकल बैरियर कम हो जाएगा। फिर दूसरा फायदा होगा आपको ना प्रिविलेज, देखो दूसरी कंट्री से भी सीखो। कह रहा फ्रांस में क्या होता है, एक सिस्टम है, सेपरेट कोर्ट ऑफ अपील है, कोर्ट ऑफ सेसेशन अलग है। तो कह रहा आप भी कर दो ना। अब देखो यहाँ पे एक शब्द आया सेसेशन करके, हर याद रखो, हर एक टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। तो सेसेशन कोर्ट का मतलब होता है जहाँ पर हाई इंस्टेंस कोर्ट है दैट एग्जिस्ट इन सम जुडिशियल सिस्टम। ये एग्जामिन नहीं, री एग्जामिन नहीं करता, सिर्फ रेलेवेंट लॉज को इंटरप्रेट करने का काम होता है इसका। ठीक है, तो ये काम ये कर दो। दूसरा, आप ना सेपरेट कोर्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दो। ठीक है, और फैसिलिटेट कर दो जुडिशियल रिफॉर्म को, यानी नंबर ऑफ जो जजेस स्टाफ को कह रहे हो आप इनहेंस करो, उसको बिल्कुल रेशो को ढूंढते हुए करो, एफिशिएंसी बढ़ेगी आपकी। और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर दो, प्रमोट कर दो। कह रहा इतना काम करो, फिर देखो आप कैसे केसेस का बैकलॉग खत्म होता है, और कैसे पॉपुलेशन का रेशो जो आपका कह रहे हो वो ठीक होगा, और आर्टिकल 39 में एक्सरसाइज जाएगा। अल्टीमेटली आप वही चाहते हो। नालसा गाइस कल करेंगे, आज के लिए इतना रिवीजन करो। इकोनॉमी सर्वे भी उसके हाईलाइट डाले गए हैं। प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग दिस टाइम, आई एम टेलिंग यू दिस इज अ हाई पॉइंट ऑफ टाइम फॉर यू ऑल ऑफ यू, जो भी 2024 में जो भी एग्जाम दे रहे हो ना, चाहे यूपी पीसीएस का, यूकेपीएससी, यूपीएससी, सबके लिए ही करंट अफेयर्स प्लस आपके इकोनॉमिक सर्वे, एमसीक्यू क्वेश्चन सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टे ट्यून विद आवर चैनल, and please like, share and subscribe to our channel. Thank you so much for listening. Have a nice day to all.